हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। वाई हेल्थ इंश्योरेंस? हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला पॉइंट, टू प्रोटेक्ट आवर सेविंग्स। हमारी जो सेविंग्स होती है हम उसको अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, पेंशन के लिए, हमारे ड्रीम्स के लिए, जैसे हमें बड़ा घर लेना है, बड़ी कार लेनी है या बच्चों की मैरिज करनी है, तो हम सेविंग्स इसलिए करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और अचानक से हमें कभी भी कोई भी डिजीज़ होती है, लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, इस प्रकार की कोई डिजीज़ होती है, रोड पे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, डेंगू हो जाता है, किसी प्रकार की भी कोई डिजीज़ मेरी फैमिली में किसी को भी अगर होती है, तो मुझे अचानक से प्राइवेट हॉस्पिटलाइज में एडमिट होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको पता है आज हमारे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे कितने ज़्यादा हैं। एक छोटा सा एडमिशन के लिए मुझे 2 दिन के 3 दिन के लिए एडमिशन के लिए 2 से 3 लाख रुपये मेरा खर्च हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, मुझे हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है, इस तरह की कोई भी डिजीज़ होती है, तो मुझे 7-8 लाख रुपये, 10 लाख रुपये अचानक से चाहिए। तो वो एक्सपेंसेस करने के लिए मुझे अपनी सेविंग्स को ब्रेक करना पड़ेगा, जो मैंने अपने फ्यूचर्स के लिए करी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना, बचाना है। बिकॉज सेविंग्स तो हम सब लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको टिल जब हमारा एम्स होता है, उस एम्स को पूरा करने तक उस सेविंग को बचा के रखना है। अगर उस एम से पहले ही हमने वो सेविंग्स ख़त्म कर दी तो हमारा वो एम पूरा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है, टू प्रोटेक्ट आवर सेविंग। सेकेंड पॉइंट, टू टेक ट्रीटमेंट इन बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई और मुझे अचानक से कोई भी डिजीज़ हो जाती है, तब मुझे उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए मुझे पता है कि उस डिजीज़ का जो खर्चा आएगा वो करीबन 8 से 10 लाख रुपये आएगा। तो उसको बचाने के लिए मुझे किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में, छोटे नर्सिंग होम में जाना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा 1 से 2 लाख रुपये का काम होगा। तो इसलिए अपना कोई भी फ्यूचर में ट्रीटमेंट उसको अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए ज़रूरी है। ये पॉइंट आपको क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, टू बी रेडी फॉर रेगुलर एक्सपेंसेस फॉर हेल्थ ट्रीटमेंट्स। ये सबसे मेन पॉइंट्स हमारे लिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हमने अपनी सेविंग्स को, ठीक है सेविंग्स को डिस्टर्ब किया हमने, एक बार हमें डिजीज़ हो गई, हम एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो हम खर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है कि जो रेगुलर एक्सपेंसिस चाहिए, जिसमें जैसे सपोज करते हैं कि हमारी किडनी फेल हो गई, हमारी किडनी ख़राब हो गई, उसके बाद हमें डायलिसिस करानी पड़ती है। एक हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस होती है और एक बार डायलिसिस खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये का है। तो इस तरीके के रेगुलर एक्सपेंसेस, सपोज करते हैं हमें कैंसर हो गया, हमें कीमोथेरेपी करानी है, या हमें हार्ट अटैक हो गया, हमें थोड़े थोड़े टाइम के बाद हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है। तो इस प्रकार के रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए हमें रेडी रहना है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस हमने नहीं ले रखा होगा तो हम अपनी पॉकेट से, अपनी सेविंग से कभी भी रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, टू बी रेडी फॉर ओल्ड एज हेल्थ एक्सपेंसेस। ये देखो पॉइंट, टू बी रेडी फॉर ओल्ड एज हेल्थ एक्सपेंसेस। होता क्या है दोस्तों कि आज हमने पॉलिसी नहीं ली हुई, आज हम अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं, ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं, महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। हमें फ्यूचर में कोई भी डिजीज़ हुई, हम हॉस्पिटल में जाके हमने ट्रीटमेंट ले लिया। अभी तो ठीक है जब हम कमा रहे हैं, बट आफ्टर रिटायरमेंट, जब हम रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद हमारी अर्निंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और हम अपनी सेविंग्स के ऊपर अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। उस एज में अगर हमें बीमारी होती है तो उस एज में हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे अपने एक्सपेंसेस हम पूरे करेंगे? तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए उस एज में बहुत काम आता है, ओल्ड एज में। क्योंकि ओल्ड एज में हमारे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं होता, हमारी सेविंग्स ऑलमोस्ट ओल्ड एज में ख़त्म हो जाती है, हमारे बच्चों की मैरिज हो जाती है और जो है हमारा अर्निंग्स बंद हो जाती है। जो हमारी थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है वो हमारी पेंशन के रूप में हम उसे डेली नीड्स के लिए ज़रूरत होती है। तो उस एज में अगर मेरा कोई भी एक्सपेंसेस होता है हेल्थ के ऊपर तो मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना मेरे लिए ज़रूरी है। एंड लास्ट पॉइंट इज टू सेव टैक्स अंडर सेक्शन 80D। ठीक है, सबसे हमारी इनकम का, हम इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो गवर्नमेंट ने हमें एक अंडर सेक्शन 80D एक बेनिफिट दे रखा है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80D टैक्स में रिबेट मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में, वो सारे के सारे हेल्थ इंश्योर्ड रहें। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखेंगे तो उनकी इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा, उनके देश में गरीबी नहीं फैलेगी। इसलिए उन्होंने अंडर सेक्शन 80D हमें ये बेनिफिट दिया है। तो ये हमें क्लियर होगा कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई टू टेक नाउ, कि हेल्थ इंश्योरेंस हम अभी क्यों लें। दोस्तों कभी हमने ये मेरा वो है एक्सपीरियंस है कि हमने लोगों से बात करी है, लोगों ने बोला कि ठीक है हमें समझ में आ गया हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, बट लोग ये सोचते हैं कि अभी क्यों लें इसको, हम अभी तो हमारी एज कम है, अभी हमारी 25 एज है, 30 एज है, अभी तो हमें कोई डिजीज़ नहीं है, अभी तो हमने अर्निंग करनी शुरू करी है, हम हेल्थ इंश्योरेंस बाद में ले लेंगे। लेकिन ये पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस हमें जितना जल्दी से जल्दी है उतना लेना चाहिए। पहला पॉइंट, we should take health insurance as soon as possible because I may need to go hospital anytime.
इन एनी इमरजेंसी लाइक एक्सीडेंट, एनी फीवर, फूड पॉइजनिंग, हार्ट अटैक, कैंसर, पैरालाइज एक्सेट्रा। देखो ये पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉइंट क्या है कि हमें पता नहीं है कि हमें कब डिजीज़ होने वाली है। किसी को भी नहीं पता होता फ्यूचर में कि कब किसी कोई बीमार पड़ने वाला है, कब हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कब हमें कोई डिजीज़ हो सकती है। इसलिए हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बिकॉज अगर एक बार हमें बीमारी हो गई तो उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आफ्टर स्टार्टिंग एनी डिजीज नो कंपनी विल गिव अस हेल्थ पॉलिसी लाइफ टाइम। ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस अभी किया है कि अगर हमें एक बार कोई डिजीज़ होती है, हमें शुगर होता है, हमें बीपी होता है या हमें कोई फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद कंपनी हमारा लाइफ टाइम में कभी भी हेल्थ पॉलिसी हमें नहीं देगी। तो लाइफ टाइम उसके बाद हमें अपने खर्चे पर ही सारे एक्सपेंसेस करने होंगे। इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जल्दी है, ज़रूरी है। जितना जल्दी हो जाए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आफ्टर टेकिंग हेल्थ पॉलिसी सम डिजीज विल स्टार्ट आफ्टर 30 days एंड सम डिजीज विल स्टार्ट आफ्टर 2 to 4 years। सो वी शुड टेक पॉलिसी एज सुन एज पॉसिबल। जब भी कोई हम हेल्थ पॉलिसी लेते हैं कंपनी से, तो हेल्थ पॉलिसी लेते ही पहले दिन से हमारी बीमारी स्टार्ट नहीं होती है। पहले दिन से हमारा एक्सीडेंटल क्लेम स्टार्ट होता है। हमारा बीमारी का क्लेम, डिजीज़ का क्लेम स्टार्ट होता है आफ्टर 30 days। कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो 30 days के बाद स्टार्ट होती है, अचानक होने वाली डिजीज़। बट कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो 2 से 4 साल के बाद स्टार्ट होती है। किसी कंपनी में 2 साल के बाद स्टार्ट होती है, किसी कंपनी में 4 साल के बाद स्टार्ट होती है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके हमें हेल्थ पॉलिसी लेना चाहिए। बिकॉज हेल्थ पॉलिसी लेने के बाद भी हमें 2 से 4 साल का वेट करना पड़ सकता है काफ़ी सारी डिजीज़ के लिए। जैसे स्टोन आपका 2 साल बाद कवर होता है किसी कंपनी में 4 साल बाद कवर होता है। जैसे कैटरेक्ट, जैसे कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम, इस तरीके की जो बीमारी होती है सारी आपकी 2 या 4 साल के बाद कवर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन लेस एज कंपनी विल गिव पॉलिसी विदाउट मेडिकल, बट आफ्टर एज 45 कंपनी कैन टेक मेडिकल टेस्ट बिफोर गिविंग पॉलिसी। ये पॉइंट हम आपसे डिस्कस करते हैं कि अभी आपकी एज कम है, 25 एज है, 30 एज है, 35 एज है, 40 एज है। इस एज में 45 की एज से पहले अगर आप किसी भी कंपनी से मेडिकल पॉलिसी लोगे तो कंपनी विदाउट मेडिकल किए आपको पॉलिसी दे देगी। सिर्फ आपसे एक अंडरटेकिंग लेगी, आपको कोई बीमारी नहीं है, आज आप फिट हो, कंपनी आपको पॉलिसी दे देगी। लेकिन 45 की एज के बाद मैक्सिमम कंपनीज के अंदर मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट होता है कि आपका पहले मेडिकल टेस्ट करेगी कंपनी। अगर मेडिकल टेस्ट में आप क्लियर आओगे तभी कंपनी पॉलिसी देगी, अदरवाइज नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट, we can't afford regular expenses without policy if we have any critical disease like cancer, dialysis, paralysis, heart attack, etc। ये पॉइंट दोस्तों वही है जो मैंने डिस्कस किया था अभी कि अगर हमने पॉलिसी नहीं ली हुई और हमने वेट किया कि हम बाद में पॉलिसी ले लेंगे, लेकिन अगर हमें कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है जो रेगुलर एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा। क्रिटिकल डिजीज़ जैसे कैंसर हो गया, डायलिसिस हो गई, पैरालिसिस हो गया, इस तरीके की डिजीज़ में हमारा रेगुलर एक्सपेंसिव बन जाता है। तो इसलिए हमें पॉलिसी बहुत जल्दी लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताते हैं कि अगर आपने मेडिकल पॉलिसी लेनी है तो मेडिकल पॉलिसी लेने के लिए क्या किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है हमने कि मेडिकल पॉलिसी के अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, नो रूम रेंट कैपिंग। आपको ऐसी पॉलिसी लेनी है इसमें रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं होती। आजकल आपको जो मार्केट में कंपनीज मिलेंगी, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग होती है 1% की या 2% की। सपोज करते हैं आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो आपको 1% रूम रेंट कैप मिलेगा, यानी कि 5,000 पर डे का रूम मिलेगा। इससे ऊपर का रूम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं, सपोज करते हैं वहाँ पे 10,000 रुपये पर डे का रूम है, तो 5,000 पर डे का कंपनी देगी, 5,000 पर डे का आपको देना है। तो आपने ऐसी पॉलिसी चूज़ करनी है जिसमें रूम रेंट कैपिंग नहीं होगी। सेकंड, नो डिजीज़ कैपिंग। आपको ऐसी पॉलिसी चूज़ करनी है जिसमें कोई डिजीज़ पे कैपिंग नहीं है। कुछ कंपनियों में क्या होता है कि डिजीज़ वाइज कैपिंग होती है, लाइक कैटरेक्ट पे 20,000 मिलेगा, स्टोन पे 50,000 मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की पॉलिसी आपको अवॉइड करनी है जिसमें डिजीज़ वाइज कैपिंग हो। नेक्स्ट, नो को पेमेंट। आपको ऐसी पॉलिसी चूज़ करनी है जिसमें कोई को पेमेंट नहीं होगी। को पेमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ कंपनीज हमारी इंडिया में ऐसी हैं जो ऐसी पॉलिसी आपको प्रोवाइड करती है कि जिसमें आपको 5%, 10% या 20% या 30% को पेमेंट होती है। को पेमेंट का मतलब होता है कि क्लेम के टाइम पे 20% पैसा आपको देना पड़ेगा। सपोज करते हैं आपका 1 लाख रुपये का क्लेम आया तो 20,000 आपको पे करना है और 80,000 कंपनी पे करेगी। तो इसलिए आपको ऐसी पॉलिसी लेनी जिसमें कोई भी को पेमेंट ना हो, 100% पैसा कंपनी पे करे। नेक्स्ट पॉइंट, नो कैपिंग फॉर ईच मेंबर्स। कुछ पॉलिसीज़ हमारी इंडिया में ऐसी आती है जिसमें मेंबर वाइज कैपिंग होती है। सपोज करते हैं आपने एक 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, आप घर में 4 मेंबर्स हैं, तो उसमें कैपिंग होता है कि एक मेंबर 50% से ज़्यादा क्लेम नहीं ले सकता।
एक मेंबर एक डिजीज़ पे केवल 5 लाख तक का ही क्लेम ले सकता है, यानी कि 50% क्लेम ले सकता है। तो आपको ऐसी पॉलिसी चूज़ करनी है जिसमें कोई भी मेंबर वाइज कैपिंग ना हो। आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है, कोई भी ईच एंड एवरी मेंबर 10 लाख रुपये का क्लेम एक साथ भी ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी शुड नॉट हैव एनी टीपीए। सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों ये कि आजकल कुछ कंपनीज होती हैं कि पॉलिसी कंपनी करती है बट क्लेम देती है टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव एक कंपनी होती है। कुछ कंपनीज होती है जो केवल क्लेम देने का काम करती है। लाइक सपोज करते हैं आपने पॉलिसी ली आईसीआईसी लोम्बार्ड से, आपको पॉलिसी आईसीआईसी लोम्बार्ड ने दी है और उसका अगर टीपीए है कोई, सपोज करते हैं उसका मेडसेव टीपीए है, ई मेडिटिक टीपीए है या पैरामाउंट टीपीए है, ऐसे कुछ टीपीएज हैं हमारी इंडिया में जो केवल क्लेम देने का काम करते हैं। तो आपको ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है, ऐसी हेल्थ पॉलिसी लेनी है जिस कंपनी के पास कोई टीपीए ना हो, खुद ही क्लेम सेटल करती है। फॉर एग्जांपल आईसीआईसी लोम्बार्ड कंपनी है जो खुद ही क्लेम सेटल करती है, वो किसी टीपीए का सहारा नहीं लेती है। नेक्स्ट, नेटवर्क हॉस्पिटल शुड बी मोर। आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है, ऐसी हेल्थ पॉलिसी चूज़ करनी है जिस कंपनी के जो नेटवर्क हॉस्पिटल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। बिकॉज नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब ये होता है कि उन हॉस्पिटल्स पे हम कैशलेस क्लेम ले सकते हैं, हमको पैसा पे नहीं करना होता है। हमें कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो हमें सिर्फ जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है और वो कंपनी की पॉलिसी शो करनी है, उसके बाद कंपनी डायरेक्ट पे करती है। तो जितने ज़्यादा हॉस्पिटल बैलेंस पे होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट, रीसेट बेनिफिट शुड बी देयर इन पॉलिसी। आपको ऐसी पॉलिसी चूज़ करनी है जिसमें रीसेट बेनिफिट होता है। रीसेट बेनिफिट होता है, रीसेट बेनिफिट एक ऐसा बेनिफिट है जो हमारे सम एश्योर्ड को डबल कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, 4 मेंबर्स हम हैं हमारी फैमिली में, और हमारा क्लेम आया और हमने पूरा 3 महीने में या पहले 6 महीने में हमने पूरे 10 लाख रुपए यूज़ कर लिए, पॉलिसी हमारी फिनिश हो गई है। चाहे वो हमने एक साथ यूज़ करे, चाहे वो हमने अलग अलग यूज़ करे, बट 10 लाख रुपए हमारे पूरे यूज़ हो चुके हैं 4 महीने के अंदर अंदर। अब जो बाकी का टाइम बचा है हमारे 1 साल में से, बाकी का टाइम बचा हुआ है, सपोज करते 2 महीने बाद ही मेरा एक क्लेम और आ गया 2 लाख रुपये का, तो क्योंकि मैंने पॉलिसी पूरी यूज़ कर ली थी इसलिए मुझे वो क्लेम नहीं मिलेगा। बट अगर हमारी पॉलिसी में रीसेट बेनिफिट है तो रीसेट बेनिफिट का मतलब ये होता है कि कंपनी आपका 100% सम एश्योर्ड रीसेट कर देती है, रीस्टोर कर देती है। यानी कि जो 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपकी खत्म हुई थी, कंपनी 10 लाख रुपए उसमें दोबारा से फिल कर देगी। उसकी कुछ कंडीशन होती है कि हम उसको सेम डिजीज़ पे सेम पर्सन पे यूज़ नहीं कर सकते, बट डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिजीज़ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ऐसी पॉलिसी लेनी है जिसमें रीसेट बेनिफिट होना चाहिए। नेक्स्ट, नो लिमिट शुड बी इन प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस। प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उससे पहले, एडमिट होने से 30 डेज़ पहले, हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के 60 डेज़ बाद तक के जो खर्चे होते हैं हमारे ओपीडी में, हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, विजिट करके जाते हैं डॉक्टर्स पे, कुछ मेडिकल टेस्ट कराते हैं या केमिस्ट से हम मेडिसिन लेते हैं, तो वो सारे बिल हमारे रिम्बर्स हो जाते हैं। ठीक है, बट कुछ कंपनीज में क्या होता है कि इन बिल्स पर एक कैपिंग होती है। 30 डेज़ पहले के और 60 डेज़ बाद के जो बिल्स होते हैं इसको हम प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ कैपिंग्स होती है कि वहाँ पर कि जो आपका क्लेम अमाउंट था, जो आपका हॉस्पिटलाइज अमाउंट था, उससे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या उससे 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको ऐसी पॉलिसी लेनी है जिसमें इन एक्सपेंसेस पे कोई भी कैपिंग ना हो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी हमें रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ रहा है, रेगुलर मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जितना हमारा हॉस्पिटल में बिल बना उससे भी ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस प्री एंड पोस्ट में हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट आता है, चेक आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल डिजीज विल कवर। ये एक पॉइंट ऐसा है कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, कुछ डिजीज़ 2 साल के बाद या 4 साल के बाद कवर होती है। तो आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जिस कंपनी में ऑल डिजीज़ मिनिमम टाइम में कवर हो जाए। और वो मिनिमम टाइम अगर हम एवरेज देखें तो 2 साल का होता है कि आज हमारी इंडिया में जितने भी कंपनीज है, एक मिनिमम टाइम 2 साल का है कि 2 साल के बाद हमारी सारी डिजीज़ कवर हो जाती हैं। बट कोई कंपनी 2 साल के बाद करती है, कोई कंपनी 4 साल के बाद करनी है। तो आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जो 2 साल के बाद सारी डिजीज़ कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, क्योंकि अभी हमारी इंडिया में क्या है कि बहुत सारी कंपनीज है जो मेडिक्लेम पॉलिसी सेल करती है। अराउंड 30 से 35 कंपनीज हैं जो मेडिक्लेम पॉलिसी सेल करती है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती हैं, कुछ कंपनी ऐसी है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो हेल्थ के साथ साथ बाकी पॉलिसी भी सेल करती है। बट आपको देखना है कि उस कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस कितना है। अगर उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस ठीक ठाक आ रहा है तो वो कंपनी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है मार्केट में। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है इस बात का पॉलिसी लेने से पहले, क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी ऐसा नहीं है कि आप रोज चेंज कर सकते हो, रोज आप इसको बदल सकते हो। इसलिए आपको ऐसी कंपनी के साथ पॉलिसी लेनी है जिस कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस लास्ट 2 से 3 ईयर्स का अच्छा चल रहा हो। नेक्स्ट, कंपनी का टर्नओवर आपने देखना, कंपनी का टर्नओवर कितना है। जितना ज़्यादा कंपनी का टर्नओवर है उतना कंपनी ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी। वो जल्दी से आपका प्रीमियम भी इंक्रीज़ नहीं करेगी और आपको बेनिफिट्स भी अच्छे देगी।
नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपको सब IID की साइट पे मिल जाएगा। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब ये होता है कि एक साल में या 3 महीने में कंपनी के पास कितने क्लेम आए, उसमें से कितना क्लेम उसने सेटल किया, कितना क्लेम उसने रिजेक्ट किया। तो जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़्यादा होता है वो बेस्ट कंपनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको चेक प्रीमियम ऑफ पॉलिसी शुड नॉट हाई एंड नॉट लो, शुड मीडियम। आपको ये भी देखना है कि कंपनी का जो प्रीमियम है, पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। आप अगर 4 कंपनी का प्रीमियम चेक कर रहे हैं तो 4 कंपनी में आपको देखना है ज़्यादा हाई वाला प्रीमियम भी नहीं लेना आपने और ज़्यादा लो वाला प्रीमियम नहीं लेना आपने, मीडियम वाला प्रीमियम ले लेना है। मीडियम प्रीमियम अगर होगा तो वो पॉलिसी आपको चूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो ज़्यादा सस्ता अगर पॉलिसी होगी तो वो भी आपको फ्यूचर में दिक्कत कर सकती है, और ज़्यादा अगर हाई होगा तो वो आपको पे करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑल एक्सक्लूजन इन पॉलिसी। ये मेन पॉइंट्स आपको चेक करना है अपनी पॉलिसी में। कुछ कंपनी क्या करती है, आपको मेडिक्लेम पॉलिसी कम प्रीमियम पे दे देती है, उसका प्रीमियम सस्ता होता है, बट उसमें कुछ एक्सक्लूजन ऐसे लगे होते हैं कि फ्यूचर में अगर आपको वो क्लेम आया तो आपको पेबल नहीं होगा। तो ये एक्सक्लूजन आपने ध्यान से पढ़ने हैं कि उस पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स क्या क्या है। कुछ उसमें कोई ऐसी क्लोज तो नहीं लगा रखा उन्होंने कि कोई ऐसा क्लोज लग गया कि आपको पेबल नहीं होगा क्लेम। इस प्रकार का कोई भी क्लोज या एक्सक्लूजन आपने चेक करना है। जितना कम से कम एक्सक्लूजन होगा वो पॉलिसी आपको लेना है। नेक्स्ट करना चेक कंपनी पास्ट हिस्ट्री इन मार्केट। आपको कंपनी की पास्ट हिस्ट्री भी चेक करनी है। कोई कंपनी अगर नहीं आई है मार्केट में 2-3 साल 4 साल 5 साल से केवल मार्केट में आई तो आपने उसको कोशिश करनी है अवॉइड करना है। आपको ऐसी कंपनी लेनी जो मार्केट में 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी, जो अच्छा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। क्योंकि जो कंपनी 3-4 साल 5 साल पुरानी आती है वो स्टेबल नहीं हो सकती है। वो फ्यूचर में हो सकता है कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो और वो कंपनी फ्यूचर में बंद हो जाए या मर्ज हो जाए किसी कंपनी में। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, ये सब था